शुरुआत करेंगे और ट्रस्ट मी बहुत ही कम टाइम में आपको इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर हम बहुत अच्छे सब चीज़ों को याद रख सकते हैं और इस सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने स्ट्रैटेजी वाला 1 मंथ स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखा रहेगा कि कैसे हमें इस सब्जेक्ट को डील करना है और क्या हम आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं क्या? तो डेफिनिटली दोस्तों आउट ऑफ मार्क्स भी ला सकते हैं हम लोग। बस आप एंड तक आप वीडियो देखते रहिए करके। ठीक है? तो जो फटाफट से अभी जुड़े हुए सबसे पहला टास्क लाइक कर दीजिए, है ना? एवरी टाइम तो वीडियो का हम लोग है ना टारगेट रखते हैं फटाफट लाइक्स का और मैं आपको मेरे पीछे जो अभी दिखाने वाला हूँ आप देखिए चार्ट वन शॉट रेडी है ना चार्ट फॉर्म में रिवाइज करा हुआ लेकिन जो बच्चे अभी इसे देख रहे हैं इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा क्योंकि चैप्टर वन को समझना बहुत आसान है बहुत ज्यादा आसान है दोस्तों इसमें आपको चार चार मार्क्स के मतलब दो क्वेश्चन आ सकते हैं और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ऐसे इसका पैटर्न फिलहाल दिखता है बट इसमें क्वेश्चन भी लिमिटेड है चार्ट्स आपको बड़े दिख रहे होंगे मैं समझाऊंगा मेरे समझाने के बाद ही चार्ट्स को पढ़ना ये आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा दोस्तों अगर आप अमूल कासा एकेसी ऐप डाउनलोड करते हो जिनके पास आईफोन होगा प्लीज एंड्रॉइड फोन अगर घर में किसी के पास है तो आप उस पे ऐप डाउनलोड कर लीजिए आपको ज्यादा इफेक्टिवनेस मिलेगा आप आईफोन यूजर आईओएस पे भी ऐप ढूंढ सकते हो मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बट मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज आईफोन अगर घर पे किसी के पास आपके पास टैब है तो आप वहां पे ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिलहाल अपनी पढ़ाई कंप्लीट आईफोन यूजर प्ले स्टोर पे अमूल कासा एक ऐसे ऐप ढूंढिए आपको वहां पे डेमो सेशंस में सारे लेक्चर डेमो बैच दिखेगा वहां पे क्लिक कीजिए उस टैब में आपको क्विक रिवीजन वीडियोस दिखेंगे वहां पे लेक्चर और उनके ये जो रिवीजन चार्ट फॉर्म है वो भी आपको मिल जाएंगे ठीक है सो अब बिना समय गवाए पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि इस चैप्टर में चार्ट देखे डरना मत और दूसरा सवाल आप कहते हो सर ओसीएम में बहुत सारी बातें लिखनी होती है बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना होता है हम इतना लिखेंगे मार्क्स मिलेंगे देखो बेटा ये जो क्विक रिवीजन है यहाँ पे आपको एक कंटेंट समझ में आ जाए और इससे आप डेफिनेटली लैंग्वेज बना सकते हो मार्क्स जरूर मिलेंगे आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है चैप्टर पे कि चैप्टर में ये चीज है दूसरी बात अगर मैं कहूं कि चैप्टर में सर है क्या आप देखिए पहला जो चैप्टर है इसमें अगर मैं कहूं तो ये हेनरी फ्योल के हमारे जो 14 प्रिंसिपल्स है ना फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट जिन्हें कहा जाता है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसमें से बहुत बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल और क्वेश्चन नंबर 7 होता है ना वहां पे कि 5 प्रिंसिपल एक्सप्लेन कीजिए हेनरी फ्योल जी के तो 14 में से आप कोई तो 5 6 7 एक्सप्लेन कर दोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे बहुत बार बच्चों का डाउट होता है सर क्या हम सारे क्वेश्चन कर ले क्या नहीं भाई ये मैं अभी बताऊंगा क्विकली इसको रिवाइज कर लेंगे फिर आता है एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी इसमें टोटल 6 ही पॉइंट है बहुत आसान है बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेल है ना फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है तो ये दो क्वेश्चन इस पे हमें बहुत अच्छे से काम करना है और इसी के साथ साथ इसमें जो लास्ट का पार्ट है मेथोडोलॉजी वाला है ना पीस रेट वेज वगैरह आपने देखा रहेगा वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा तो हम लोगों को 1.6 और 1.7 पे ज्यादा अच्छे से काम करना है उसी के साथ साथ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो टोटल आपको 4 ही क्वेश्चन दिखते हैं बेटा बस ये 4 चीजों पे इस चैप्टर में फोकस करना है आप लोगों के 10 में से 10 मार्क्स डन हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं करके ठीक है एवरीवन समझ में आ रहा है आप कह रहे हो सर लॉन्ग आंसर 4 और 8 में से ही आता है ना बेटा अब तक मैं 3 पेपर आपको दिखा चुका हूं आपने मेरे वीडियोस देखे तो बार बार वो सेम क्वेश्चन मत पूछिए आप लोगों को मैंने कहा है वही कीजिए दिक्कत नहीं है दोस्तों और आपको दिक्कत है ना तो लास्ट टाइम का जो पेपर हुआ था जो मैंने डिस्कस किया हुआ है उसके नीचे कमेंट पढ़ लेना प्रीवियस बोर्ड के बच्चों के ठीक है तो अब भरोसे की बात है अब आइए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ है ना अगर आप सीए में कर रहे हो आगे तो भी हमारा साथ रहेगा ही बट ठीक है अब हम आते हैं हमारे क्विक रिवीजन पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एवरीबॉडी चलो टू द पॉइंट बात करेंगे अब फटाफट से मैं जल्द से जल्द आप लोगों को ये चीजें कंप्लीट करवा के देता हूं अब आप सबका 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 ध्यान फोकस यही पे होना चाहिए सर व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दोस्तों आप जो देख रहे हो ना हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ये देखो हेनरी फ्योल के हम 14 प्रिंसिपल्स देखेंगे एफडब्ल्यू प्रिंसिपल के एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे इन्होंने क्या कहा है पहले तो थियरी दिया है कि भाई क्या होता है बहुत बार आप लोग कोई भी चीज को ट्रायल एरर से सीख नहीं सकते मतलब बार बार पूरी जिंदगी सीखने में थोड़ी ना बिता दोगे तो कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से सीखा कि अगर कोई चीज इस तरीके से की जाए तो आपको सक्सेस जरूर मिलेंगे और इस गाइडलाइन को इस बोलेगा ना एक डायरेक्शन को इन्होंने प्रिंसिपल्स नाम दिए तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप देखो क्या बात कर रहे हो कि मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स है अब सवाल आता है कि इस प्रिंसिपल का नेचर क्या है ये इंपॉर्टेंट सवाल है व्हाट आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट
अब मैं क्विकली आपको बताऊंगा, आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, अभी आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पता है क्या? हाँ, तो बताइए उसका क्या नेचर है। ये सवाल कहां पे आ सकता है सर? 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और बच्चा कहां पे कंफ्यूज हो जाता है इसमें और सिग्निफिकेंस में। सिग्निफिकेंस का और एक नाम है इंपॉर्टेंस। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, आपको समझेगा। ये दो सवाल बहुत बार, जब ओल्ड सिलेबस में भी ये चैप्टर था, ये रिपीटेटिव पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है, दो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं सर? एक तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नहीं तो दोस्तों आपको क्या पूछा जाएगा? सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और दोनों के जवाब अलग अलग है। पहले मैं क्विकली इसका ओवरव्यू दे देता हूं। आप पूछोगे सर ये पहले इसमें क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये करना है क्या? ये वन टाइम रीडिंग है बेटा, इसमें पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूं फंडामेंटल ट्रूथ, गाइडिंग डिसीजन एंड एक्शन, मतलब किसकी बात की है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? ये फंडामेंटल ट्रूथ है। मतलब बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है और उससे ये चीजें बताई कि आप इस तरीके से काम करोगे तो आपका सक्सेस रेशो बढ़ जाएगा करके। कोई इसमें लर्न नहीं करना है, ये भी चीज बिल्कुल लर्न नहीं करनी, एग्जाम में नहीं आएगा। इसमें बताया यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते अक्रॉस द फील्ड, प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में यूज करोगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सर ये भी नहीं ले, मतलब आप टेक्स्ट बुक में भी इनिशियल कुछ पॉइंट्स है जो आपको लर्न नहीं करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर सर सिग्निफिकेंस। और यहाँ पे तो आप लोगों को ये की टॉपिक्स है इस चैप्टर के, ये दिए हुए हैं। तो जब आप अपने ऐप में भी देखोगे तो पहले पॉइंट को अवॉइड करना, आपका चैप्टर यहां से चालू होता है। कहां से सर? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के का नेचर क्या है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या हम लोग फटाफट से कर ले बेटा एवरीबॉडी? यस और नो? हाँ या ना? सर आईएमपी बता दो ना, ढूक लो, मैं आपको पेपर दे दूं क्या? है ना, पेपर लेके जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई भी आईएमपी दो तो जब मैं कह रहा हूं 4 ही क्वेश्चन है, 10 मार्क्स से, और आपको ये सबसे इजी चैप्टर है, तो आप पूरा ध्यान देना है बॉस, है ना। जिंदगी में अभी इससे आगे और कुछ नहीं बोल सकता। चलो एवरीबॉडी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जब नेचर की बात आएगी, आप सर इतना कंटेंट लिखा तो चलेगा क्या? मैं आपको बोल रहा हूं दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड, इतना भी मार्क्स मिलेगा। अंदर का कंटेंट एक्सप्लेन करने में दिक्कत है ना। पहला तो पॉइंट लिखेगा कि ये नेचर है कि हम जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मतलब सर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स एंड ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा एलिब्रेट किया हुआ है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यहां पे आप देखोगे कि ऑल टाइप्स एंड ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिजल्ट एंड एप्लीकेशन में वेरी बट ऑल अडेप्टेबल, कि उसका रिजल्ट टाइम टू टाइम और बदल सकता है, लेकिन वो डेफिनेटली सिचुएशन के सिनारियो के साथ वो अडेप्टेबल है, वो चेंज कर लेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी एक पॉइंट आएगा ही। तो पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट? पहला नेचर क्या है बेटा? इसमें पबजी, एफसीए पबजी ऐसा मेमोरी टेक्निक है। तो एनीवेज आप लोग यू से देखोगे यूनिवर्सली एप्लीकेशन, तो पहला नेचर लिखना बोर्ड एग्जाम में कि सारे प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। वो कोई भी साइज का ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वहां पे काम में आएगा। तो पहला पॉइंट डन हो गया, और मैं आपको तुरंत लर्न कराऊंगा और बाद में लिखवाऊंगा भी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरे ध्यान से ये 1 घंटे की पढ़ाई ऐसे करो सर, बाद में पढ़ना नहीं है। दिन भर में जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है रात के एंड में कि यार सर क्या किया समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं 10 बार बताऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप सबने ध्यान देना। सर फीचर इंपॉर्टेंस ऑफ डेफिनेशन कंपलसरी होता है? डेफिनेशन कोई कंपलसरी नहीं होता। 4 मार्क्स का सवाल आता है, 7 पॉइंट लिखो, 5 पॉइंट लिखो, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ 8 मार्क्स के इसमें लिखना होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो अब सवाल में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान दो, कमेंट में मत रहो, पूरा फोकस करो। क्या पहला डन हो गया? यूनिवर्सली, ठीक है। दूसरा जनरल गाइडलाइन। ओके सर, व्हाट इज जनरल गाइडलाइन? ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और आप इस रिवीजन वीडियो में आपका मेन टास्क क्या पता है? अंदर क्या लिखे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप देखो और इसका स्क्रीनशॉट खींचना है। स्क्रीनशॉट तो ऐप में, ये पीडीएफ से पढ़ो। ऑफर फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन, ऑफर फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन, एग्जांपल फेयर रेम्यूनरेशन वेरीज बाय ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड फाइनेंस। दोस्तों यहां पे आप टेक्स्ट बुक भी देख लीजिए तुरंत, आपको यही पॉइंट मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये तो लिख भाई। तू क्या बोल रहा है जनरल गाइडलाइन, अंदर क्या बोले? सर मेरा लर्न नहीं हो रहा, अंदर का लिखते नहीं आ रहा, उसी में बहुत टेंशन आ रहा है भाई। तो तू ये जनरल गाइडलाइन में क्या बोला? फ्लेक्सिबल है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन वाइज आप क्या कर सकते हो, हम लोग एक जनरल आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी दो। अगर वो एम्प्लॉय कहाँ का है सर? एक पानीपुरी के ठेले वाला ये चैप्टर पढ़ रहा है, तो उसका जो एम्प्लॉय है जो वो सारा डिश धोता है, उसके लिए 5,000 भी फेयर रेम्यूनरेशन। लेकिन वही अगर बोल मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके लिए 5 लाख भी फेयर रेम्यूनरेशन नहीं होगा। तो इनका कहना है ऑफर फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन एज जनरल गाइडलाइन। हम जो बता रहे हैं वो जनरली एप्लीकेबल है बॉस,
जैसे कि फेयर रेम्यूनरेशन हमारा एक गाइडलाइन है कि आप अपने वर्कर्स को अच्छा पगार देना, रेम्यूनरेशन मतलब पगार, फेयर रेम्यूनरेशन। तो इसका मतलब सर ये वेरी वेरी मतलब चेंज करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर से। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 भी अच्छा पगार रहेगा, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 भी अच्छा ना हो। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग रिजिड प्रिंसिपल नहीं बना रहे। हमारा सवाल क्या है, ढूक लो, यहां पे ध्यान दो, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई तुम्हारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का नेचर क्या है? पहली बात क्या बोली, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। दूसरी बात क्या बोल रहे हो, ये जनरल गाइडलाइन है। हम बोलेंगे फेयर रेम्यूनरेशन, तुम फेयर अपने हिसाब से ट्रीट करना। सेकंड प्रिंसिपल डन, एवरीबॉडी समझ रहा है, बोलो यस और नो। यस। नाउ थर्ड प्रिंसिपल, थर्ड नेचर क्या है अपना, कि ये जो सारे प्रिंसिपल है ये कैसे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ऐसे हवा में से किसी ने भी नहीं लाया। ये आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो बेटा, आपका क्विकली रिवाइज होगा और अंदर का कंटेंट भी याद रहेगा, क्योंकि आपको समझ रहा है अभी। ठीक है, तो क्या कहा, सारे प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से बनते हैं, डेवलप थ्रू रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कोई भी चीज ऐसे ऊपर से उठा के हवा में लेके नहीं डाल दिया। तो ये वाला एक पॉइंट है। चौथा पॉइंट आपके सामने आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैं थोड़ा ट्राई करता हूं कि आपको थोड़ा क्विकली ही बताऊं, क्योंकि मैं ही कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में घुस जाता हूं। ऑलरेडी मैंने रेगुलर लेक्चर दिए, लेकिन मेरा टारगेट है बेटा कि आपको यहाँ पे समझे। ठीक है, पॉइंट याद नहीं रहते बेटा तो टाइम देना पड़ेगा ना, ढोकले। अब समझ रहा है और मैं याद करा रहा हूं, तो अभी यहाँ पे ध्यान दे, अभी कमेंट मत पढ़, पॉइंट भी याद रह जाएंगे। चलो यहाँ पे ध्यान दो, मैं याद करवाऊंगा, पहले प्रेजेंट में फोकस करो। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन चेंजिंग बिजनेस सिचुएशन। मेरे दोस्तों, पहले क्या होता था, मैनुअल चीजें थी, मैनुअल। मतलब सर एक बंदा होता था अकाउंटेंट, वही सारा काम करता था। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का जमाना है, अभी एआई का वर्ल्ड आ रहा है। तो जैसे जैसे बदलाव आएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कीजिए प्रिंसिपल को। और मॉडिफाई करना ही मतलब क्या बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी। अब बहुत बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी का ही मतलब नहीं पता। अब तुझे फ्लेक्सिबल ही नहीं पता तो तू क्या अंदर एक्सप्लेन करेगा? और ये सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें एक पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या लिखोगे, इट मे बी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज ऑन क्या बेटा, चेंजिंग ऑन बिजनेस सिचुएशन। इतना लिखा, अपने आके तोड़ मरोड़ के लिख दिया तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियरल इन नेचर, जो फोकस करता है इन्फ्लुएंसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीव द गोल। तो बट ऑब्वियस आप सारे प्रिंसिपल्स में देखोगे कि एक इंसानों का समूह है, ग्रुप है, जिससे हमें ऑब्जेक्टिव अचीव कराने हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो बिहेवियरल अप्रोच आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन्फ्लुएंस करना है लोगों को और कोऑर्डिनेट करना है, ह्यूमन ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। मैं वापस से एक बार क्विकली बताऊंगा, 6-7 पॉइंट दिए हुए, उसमें से 5 भी लिख लिए 4 मार्क्स के लिए तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप मेन मेन इस पॉइंट को तो भी याद रखो, जो टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, जो आप लिखोगे तो आपके मार्क्स जरूर बनेंगे। एवरीवन यहां तक क्लियर है सब लोग? बोलो यस और नो। यस सर। चलो यहाँ पे फटाफट से ध्यान दीजिए। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सब लर्न करो होगा तो पहले ध्यान दे, समझ ले बेटा, रिलैक्स रहे, थोड़ा मेडिटेशन वाला स्टेज तो आना चाहिए। अब इतना टाइम है, 1 महीना तो समर्पण दे। ठीक है, व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? पहले क्वेश्चन मत भूल, क्वेश्चन क्या चल रहा है बोलो, एवरीबॉडी क्वेश्चन बोलो। आधी जनता भूल गई, देखो तुम्हें क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, कहाँ का कंसंट्रेशन है? भी क्वेश्चन क्या है? वेरी गुड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्या, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या नेचर है? तो जिसमें तो एक पॉइंट अभी बताने जा रहा हूं बेटा मैं आपको, क्या, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो ना, वहां पे पढ़ो, बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट दिखता है, याद नहीं रहता, लेकिन उसका क्रक्स ये वाली चीज है। मतलब क्या, एग्जाम्पल, बेटर वेजेस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आप देखोगे कि बाबा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग बहुत अच्छा काम करने लगे, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। ये क्या है राजा, ये तुम्हारा इफेक्ट है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ा। बट इसके पीछे कारण क्या है, कॉज क्या है, कि आपने वेजेस, लोगों का सैलरी बढ़ा दिया। आपने लोगों का सैलरी बढ़ा दिया। तो दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रोवाइड बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग बेटा। तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसी तरीके से फॉर्म किए गए। जब आप 14 प्रिंसिपल देखोगे तो वहां पे यही सारी चीजें दी गई कि अच्छा रेम्यूनरेशन देना। हाँ, तो आप लोगों को ध्यान में आएगा ये चीज लिखना कॉज एंड इफेक्ट में, और ये एग्जांपल भी लिखना कि अगर आपका सेल बढ़ा हुआ है। अब मैं आपको मॉड्यूल टेक्स्ट बुक में दिखाऊंगा ना, ये देखो यहाँ पे आइए, आप देखोगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये देखो उन्होंने क्या कहा है कि आप लोग अगर इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट करोगे तो ये आपका कॉज है, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा बेटा, कि आपका सेल बढ़ जाएगा। ये इफेक्ट है कि आपका सेल बढ़ा, क्यों? क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट अच्छे से किया। तो इस पॉइंट पे एग्जांपल आपने ये भी लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलने ही वाले, डायरेक्ट वो रटने
नहीं, ओसीएम में ओन लैंग्वेज में चलता है, मार्क्स मिलते हैं, लेकिन समझो तो सही, कॉज एंड इफेक्ट ही नहीं पता। ठीक है, नाउ इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब क्या, ये भी समझाता हूं। पहले क्वेश्चन बता मेरे को एक बार, मैं साथ के साथ पॉइंट तुम्हारे करके दूंगा। आज इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं बेटा, ऐसे समझो हमारे एग्जाम में आने वाला है। क्या आने वाला है? नेचर, नेचर ऑफ क्या बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? नेचर। और एक नेचर क्या है? इक्वल इंपॉर्टेंस, मतलब ऑल प्रिंसिपल आर इक्वली क्रूशियल एंड मस्ट बी अप्लाइड टुगेदर फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट। ऑप्टिमल मतलब अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, जैसे मैं बात करूं कि हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल है, तो ऐसा नहीं कि पहला प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा लेस इंपॉर्टेंट है, तीसरा तो देखो ही मत। नहीं, सारे के सारे प्रिंसिपल बहुत ज्यादा क्रूशियल है और मस्ट बी अप्लाइड। ये सारे प्रिंसिपल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए अगर आपको ऑप्टिमल बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। ये 7 पॉइंट है और इस क्वेश्चन का नाम हुआ बेटा नेचर। देख मैं वापस लिख रहा हूं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये फॉर्म तो साइड में रख, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है क्या? आज के लेक्चर के बाद अब तक जो तुम ओसीएम भूल रहे थे, अब तुम्हारे ध्यान में आएगा सर कि मुझे क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो समझ के मैं आंसर दिमाग में लिखूंगा तो ओन वर्ड में लिख पाऊंगा। सवाल ही नहीं समझ रहे ढोकलो, क्या तुमको आंसर याद रहेगा? और इसका इसका अपोजिट एक क्वेश्चन, अपोजिट मतलब दूसरा सवाल आता है सिग्निफिकेंस। बच्चे इधर का उधर, उधर का इधर करते, रुक जाओ, सब सही होगा। 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं, आप लोग साथ हो तो पढ़ेंगे, नहीं तो खत्म सर। ठीक है, 14 प्रिंसिपल इज आईएमपी। ढोकले, यहाँ पे मैं इतने टाइम से बैठा हूं, झंडूबाम, मैं वही नहीं बता सकता कि अब सब पढ़ा रहा हूं तो कर लेना, बहती गंगा में हाथ धो लो, है ना? तो जो मैं बोल रहा हूं वो इस तरीके से करो, समझ रहा है? लेकिन अगर ये प्रिंसिपल इतने समझा कैसे है, तो 14 प्रिंसिपल पे जाके क्या करोगे वो भी समझेंगे। पहले ये मुझे बताओ, नेचर में पहला क्या है बताओ तो। आप बताओगे सर ये जो प्रिंसिपल है ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में एक्सप्लेनेशन आ जाएगा क्या? यस सर। आप बताना वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल और लार्ज, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, हर ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होता है। फिर दूसरा आप क्या बताओगे जरा बताइए मुझे ना, 4-5 पॉइंट यहां पे लिखने आपके साथ। ठीक है, 5-6-7 पॉइंट है बेटा, कम से कम 4-5 पॉइंट के यहां पे कोशिश कीजिए। पहला यूनिवर्सल है, फिर आप एक बोल सकते हो फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब अंदर कीवर्ड याद रखना कि मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है ठीक है, अब तीसरा पॉइंट बताना भाई क्या है? यूनिवर्सल हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, फिर आप क्या बोल सकते हो? बोलो बोलो बोलो। और एक पॉइंट, चलो बोलते रहो, बोलो एवरीबॉडी, चलो फटाफट से टाइप करो। यस 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 यस, क्विकली क्विकली। यूनिवर्सल हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, बिहेवियरल एक नेचर था, है ना? ये कैसे बना है सर? प्रैक्टिस, है ना, एन एक्सपेरिमेंट से बना हुआ है, ये एक पॉइंट था। ठीक है, आप अगर देखोगे तो एक पॉइंट था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाला। यहां पे क्या देखने का, आप बोलो कि इफेक्टिवनेस बढ़ गया या ऑर्गेनाइजेशन का सेल बढ़ा, ये इफेक्ट है, लेकिन कॉज क्या था? आपने मार्केटिंग किया। समझ में आया? फिर आप बोलोगे ये क्या है? जनरल गाइडलाइन है। जनरल गाइडलाइन मतलब क्या? फिर एग्जांपल देना कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एक जनरल मैनेजमेंट को हेल्प हो, एम्प्लॉयर का हेल्प हो, इसलिए हम ये बता रहे हैं। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा, दैट्स व्हाई इट इज जनरल गाइडलाइन। और आप बोलोगे सारे प्रिंसिपल क्या बेटा? इक्वली इंपॉर्टेंस है उनका। क्या है? इक्वली इंपॉर्टेंस। इक्वली इंपॉर्टेंस मतलब क्या कि कोई भी प्रिंसिपल बहुत छोटा नहीं, कोई भी बहुत बड़ा नहीं। तुम इसके पीछे पड़े हो कि सर मेरे को टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज नहीं आ रहा, तो ये तो देख तेरे को कुछ भी नहीं आ रहा। अब एटलीस्ट ये करके तू अपने ओन वर्ड में लिखेगा बेटा। तू 10 पॉइंट के पीछे कुछ भी याद नहीं रखना, वर्सेस इतना लिख के टू द पॉइंट एक्सप्लेन करना। और तू, मैं जितना बता रहा हूं ना वो भी तेरे 2 लाइन पॉइंट बन जाएंगे, और ये 4 मार्क्स का आंसर तेरा 1-1.5 पेज का आंसर बनेगा तेरी हैंडराइटिंग में। और मैंने बताया कि पेपर लिखना कैसे, खत्म। तो क्या आप लोग बोलो, क्या आप लोग बोलो कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डन क्या? एवरीबॉडी, क्या आपको इतना फायदा हुआ? चलो कमेंट करो फटाफट से, कमेंट करो, क्या आप लोगों को समझा क्या? यस और नो? चलो भाई और बहनों, 1 महीना भी नहीं बचा है, देखते देखते टाइम निकल जाएगा। बच्चों को ना समझ नहीं आ रहा, इस बार ना फरवरी में एग्जाम दे दिया जो फरवरी एंड में होता है, और बच्चे अभी ना मजे में, उनको नहीं समझ में आ रहा कितना वो कितने डेंजर लेवल पे पहुंच रहे हैं, और पढ़ाई की लगी पड़ी है। ठीक है, यस 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 यस, चलो डन 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 डन, ओके। अब हमारे साथ एक बहुत महान व्यक्तिमत्व जुड़े जिन्होंने कहा सर 14 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट, हम सिग्निफिकेंस करेंगे, लेकिन ये क्या है, दोनों सिमिलर है। नेचर के बाद मैंने तुरंत सिग्निफिकेंस पढ़ा है ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अभी ये करना ही अपने को अपने ही चार्ट में से करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा साइड में रख के अभी हम हमारे मेन क्वेश्चन पे जाते हैं, 14 प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, लगता है तो साइंटिफिक भी कराऊंगा और लास्ट में इस पे आऊंगा मैं, तो तुम्हारा चैप्टर 1 डन, मतलब विथ लर्निंग डन हो जाएगा। ठीक है, यस और नो? यस सर करके चलो।
यहाँ पे ध्यान दो बेटा, सीए फाउंडेशन जो एके सीए के स्टूडेंट है उनके साथ कंटिन्यूस मेरी बातचीत चल रही ग्रुप में, मतलब बट ऑब्वियस में यहाँ पे एक्टिवली एग्जाम के वक्त आप देख रहे हो कि 12th के वक्त जैसे क्या था सेम चीज चल रही है पेड बैच में। अभी कुछ बच्चे सीए के जिनका भी पेपर है परसों, आप टेंशन मत लो, एक वीडियो आपके लिए भी लाऊंगा मैं, लॉ को कैसे हैंडल करना है। 3 दिन की छुट्टी है तो करो, कुछ बच्चे शायद सीए के देख रहे हैं जिनका एग्जाम है, डोंट वरी, अपन बात करेंगे, स्ट्रैटेजी होगा, टेंशन मत लो। अभी 12 वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। ओके भाई और बहनों, इसके बाद थियरी ऑफ मैनेजमेंट आता है, और थियरी ऑफ मैनेजमेंट में ना आप लोगों को देखो इस चीज को भी अभी नहीं पढ़ना है करके, ठीक है, अभी मतलब पेपर में ना आएगा, लेकिन मैं आपको थियरी ऑफ मैनेजमेंट में दो ही इंपॉर्टेंट है, हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जनरल रूल एंड गाइडलाइन दिए गए थियरी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाए। पर्पस क्या है? हेल्प एम्प्लॉइज एम्प्लॉय रिलेट्स टू बिजनेस गोल एंड इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी टू अचीव देम। की थिंकर जिसमें टेलर है, हेनरी फ्योल है, वगैरह वगैरह। तो ये जनरल गाइडलाइन है, जब आप अपने ऐप में से भी पढ़ोगे तो इसको वन टाइम रीडिंग रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाली चीज, आईएमपी। अब अपन हेनरी फ्योल क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है एवरीबॉडी, यस और नो? यस यस यस, चलो यहां पे ध्यान दो। अभी आप लोगों को मैं बताता हूं हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल जी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जो ऑब्जेक्टिव में काम में आएंगे आपको, ठीक है, सबका ध्यान यहां पे। पहले तो हेनरी फ्योल, ये साल याद रखे क्या भाई साहब, इसमें जाओ ही मत, आप क्यों दिमाग का नहीं कर रहे हो, सिर्फ नाम याद रखो। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, बस ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम में आ जाता है। कभी कभी मैच द पेयर्स में या फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है। हेनरी फ्योर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, और ये जो एफडब्ल्यू टेलर है यहाँ पे, फेडरिक विल्सन टेलर, एफडब्ल्यू टेलर, इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये दो सवाल बेटा ध्यान में रखना। अब देखना आगे अगले कुछ 10-15 मिनट में दोनों चीजें तुम्हारी डन करवा के देता हूं, और इसमें मैं थोड़ा सपोर्ट आपके टेक्स्ट बुक का भी लूंगा, जो ऑब्जेक्टिव आता है वो 2-3 कंप्लीट करवा के दूंगा जो आईएम पे, लेकिन एंड तक देखो फटाफट से, ठीक है। ओके एवरीबॉडी नाउ पे अटेंशन। पहले हेनरी फ्योल के बारे में इंट्रो लिखे क्या सर? देखो 4 मार्क्स का सवाल आए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप होशियार हो, दिखा नहीं होशियारी तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है इन हिज बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल, ऐसे पूरा नाम था, लेकिन छोड़ो वो लिखने की भी जरूरत नहीं अपने को, ठीक है, बेसिक फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट लिखेगा चलेगा। सर अभी हमारे प्रिंसिपल्स की बात करते हैं एकदम क्विकली, और मैंने आपको स्मार्ट चार्ट रिवीजन में और भी सिंपल करके दिया हुआ है, तो अब सब यहां पे देखेंगे और फटाफट से इसके बारे में समझेंगे। लेकिन जनरल क्वेश्चन, सर 14 प्रिंसिपल है, तो अगर 4 मार्क्स के लिए सवाल आया तो क्या 14 के 14 लिखे क्या? आंसर इज नो। चलो यहां पे मैं आता हूं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम दिखाता हूं मैं आपको। चलो पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या कभी कोई क्वेश्चन आया था क्या इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन आया था क्या? 2022 से शुरू करता हूं मैं। यस 2022 में ही आ गया सर। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, 5-5 मार्क्स का सवाल होता है। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्या दिया हुआ है आप पढ़ो, बोर्ड में कैसे सवाल पूछे जाते हैं पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, आप खुद पढ़ो, मैं नहीं बोलूंगा, मैंने बोला तो बात भी हो जाएगा कि सर आप ही बोलते हो ऐसे आता है कि नहीं आता, फिर हमको डाउट है। एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल, क्वेश्चन है। अगर ये 8, देखो 8 मार्क्स के लिए बहुत कम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 4 और 8 में से ही पूछा जा रहा है, ये इतिहास से पिछले 3 साल से सेम हो रहा है करके, और वैसे ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कम पूछा तो 14 प्रिंसिपल की बात ही नहीं ना बेटो, उन्होंने 5 पूछे, अपन बहुत होशियार है, 7 लिख के आएंगे। तेरे पास टाइम कम है मालिक, तेरे को आ रहे 14 प्रिंसिपल, यही चैप्टर आ रहा सर, लिख क्या हो क्या? अरे 5 मार्क्स के लिए ढोकले तू 14 पॉइंट लिखेगा तो भी तेरे को मार्क्स तो 5 ही मिलने वाले। आगे का पेपर कब कंप्लीट करेगा? यहाँ पे पेपर कंप्लीट होना बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो इस तरीके के सवाल आते हैं इस चैप्टर से डायरेक्ट, वो 5-6 ऐसे ही पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो ये सवाल का जवाब मैं आपके सामने लेके मैं पढ़ाऊंगा, तो 14 इसमें से जो आपको अच्छे लगे वो लिखना है, मेमोरी टेक्निक भी है इसका, लेकिन फिलहाल हम समझने पे ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। डाउट सर अंदर का लैंग्वेज नहीं आता हमें, हेडर आ जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या लिखे? असाइन टास्क बेस्ड ऑन एम्प्लॉय कैपेबिलिटी फॉर एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज। देखो बेटा, एम्प्लॉय को उसकी औकात देख के काम दो, उसका एक्सपर्टीज देख के काम दो। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल इधर सटीक बैठता है, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, ऋषभ पंत हो, जो भी है, मतलब विकेट कीपर एक ही लिया है ना, या फिर ओपनिंग बैट्समैन, कभी भी बुमराह ओपनिंग को नहीं आया, वो बात अलग है, अभी फिलहाल बॉलर अच्छा बैटिंग कर रहा है, बट मुद्दा क्या है कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में भी हर व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है उसके नॉलेज और लेवल ऑफ एक्सपर्टीज की वजह से। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, हेनरी फ्योल जी कहता है अगर आपने काम को डिवाइड कर दिया अच्छे से,
तो आपको इफिशियंसी ज्यादा मिलेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क में बेसिक बात क्या लिखे, असाइन टास्क। आप असाइन करना मतलब सौंपना, किसी को काम दो बेस्ड ऑन एम्प्लॉइज का कैपेबिलिटी। उस एम्प्लॉय, और हमेशा ये वर्ड आएगा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, ये ध्यान से देखना, एम्प्लॉय का क्या कैपेबिलिटी है, इफिशियंसी और एक्सपर्टीज है। पहला पॉइंट डन, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या एक्सप्लेनेशन है जरा ध्यान से समझना। बैलेंस अथॉरिटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। मतलब क्या सर, ये एक्सप्लेन कर दो। अगर किसी व्यक्ति को मैंने कोई टास्क असाइन किया है तो मैं कहूंगा कि बेटा अगर अच्छा हुआ तो क्रेडिट भी तुझे मिलेगा, लेकिन अगर बुरा हुआ तो तुझे क्या करना पड़ेगा बॉस, जवाबदारी भी लेनी पड़ेगी। जवाबदारी मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप टेक्स्ट बुक में जब देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड बाय हैंड चलता है। मतलब इसे आप अलग नहीं कर सकते। जिसको जितनी जिम्मेदारी दी है ना, मतलब जिसको जितना अथॉरिटी दिया उतना ज्यादा जिम्मेदारी भी होगा। अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, 5 ही पॉइंट बोले थे भाइयों। अब मुझे बताओ एटलीस्ट 2 पॉइंट लिख पाओगे हेनरी फ्यूल के, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, एधेरेंस। एधेरेंस का मतलब क्या, फॉलो करना। फॉलो द टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड इफेक्टिव लीडरशिप टू मेंटेन ऑर्डर। तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल है, अधेर मतलब उसे फॉलो करो, डिसिप्लिन रहो। यहाँ पे सोल्जर वाला एग्जांपल है। अगर आपका मैनेजमेंट के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, सही ढंग से काम हो रहा है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा ही होगा। चलो, बहुत प्रिंसिपल्स है, हमें 5-6 याद रखना है। फिर यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव के लिए आईएमपी बेटा। और मैं आपको क्विकली बताऊंगा यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है। इंप्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये देखो मतलब क्या होगा, यहां पे ऐसे चार्ट देख रहे हैं आपको कि आपका एक इंप्लॉय है और बहुत सारे सुपीरियर उसको ऑर्डर देंगे, तो ये चलेगा नहीं। क्या होना चाहिए, इंप्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। तो एक सुपीरियर है और वो क्या कर रहा है, एक इंप्लॉय को ऑर्डर दे रहा है, तो ऐसे चलेगा। बट मेनी सुपीरियर और वन इंप्लॉय चलेगा नहीं, उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। क्या बोलते बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड, जहां पे एक बॉस रहेगा और वो एक ही बंदा एक को गाइड करेगा। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान, या आईएमपी। आप टेक्स्ट बुक भी देखिए, आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। फॉर अलाइन ग्रुप ऑब्जेक्टिव, तो एक प्रॉपर आपका ना एक ग्रुप होना चाहिए, जिस उस ग्रुप के लिए एक लीडर हो, एक लीडर हो और एक प्लान हो, उसके अकॉर्डिंग चलो। तो सिर्फ ये कीवर्ड याद रखो, वन हेड वन प्लान। बच्चों को इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या, एक सुपीरियर रहेगा और वही गाइडलाइन करेगा। मतलब एक सुपीरियर 10 लोगों को बताएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन 10 लोग एक बंदे को नहीं बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है। और यहां पे वन हेड वन प्लान, ये चीज याद रखना करके। ओके। सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यूजुअली बच्चे इसे अवॉइड करते हैं या लिखना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत सिंपल है। आप अपने ओन लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है टेक प्रेसिडेंट ओवर इंडिविजुअल। अब प्रेसिडेंट का मतलब मैं यहां पे बोलता हूं प्रायोरिटी। ठीक है। एक व्यक्ति के लिए डिसीजन मत लो। एक व्यक्ति की तबियत खराब है, एक व्यक्ति को लग रहा है इच्छा नहीं है, उसकी वजह से पूरे ग्रुप की मत बचाओ। तो आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को पहले रखोगे और अपना इंटरेस्ट बाद में। इंडियन आर्मी बोलती है ना कि देश पहले हम बाद में। हमारा परिवार है, लेकिन ठीक है, हम पहले देश के लिए मर जाएंगे, लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। तो वही बात है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल, उससे साइड में रखिए, है ना। आप पहले जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए। बड़ा पॉइंट आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बहुत बार बच्चों को नहीं ध्यान में आता, लेकिन आपको लिखना है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में, पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट साथ में रखेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, देखो बेटा, ये एक ऐसा पॉइंट है, आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैलेंस करना सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। मैं आपको ये समझा के देता हूं। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है ना, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन चल जाएगा, ये लिख लेना अगर लिखना है तो। लेकिन जब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है, जिसका पूरे भारत में नेटवर्क है, भारत के बाहर नेटवर्क है, उससे टाइम टू टाइम किसको फॉलो करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन। एकेसीए का, सर एकेसीए का नासिक में एक ही क्लास है तो सेंट्रलाइजेशन ओके, लेकिन एकेसीए का भारत भर में क्लास है, तो मुझे जहां जहां ब्रांच है वहां पे डिसीजन का पावर देना पड़ेगा। इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और अंदर कैसे लिखना है सेंट्रलाइजेशन में, ये लैंग्वेज है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है सर हमारा लर्न नहीं हो रहा, बेटा कंसेप्ट नहीं समझ रहा, लर्निंग छोड़ दे। तेरे को ये नहीं समझ रहा कि अंदर समझ के भी लिखना होता है, तू सिर्फ फेंकने के पीछे पड़ा हुआ है। सेंट्रलाइजेशन इस पॉइंट में तू लिख क्या रहा है कि तुझे बैलेंस मेंटेन करना है, किसके बीच में, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन के नीड।
कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन, ओके, ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। और अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो तुम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाओ। क्या ये पॉइंट समझा? क्या बहुत बच्चों को शायद पहली बार समझा होगा, कुछ होशियार हो गए उन्हें पहले भी पता होगा, लेकिन अगर आपको इतने एक महीने पहले ये पॉइंट समझ रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो बहुत बुरी बात है बेटा। ठीक है, चलो एनीवेज, रेम्यूनरेशन, ये इजी पॉइंट है, आप ये लिख सकते हो 14 प्रिंसिपल में से वन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर फेयर एंड एडिक्वेट पे टू रिटेन द एंड मोटिवेट एम्प्लॉय। अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को, कामगार को जॉब पे रखना है, उनसे अच्छा काम करवाना है, तो उन्हें फेयर और एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट पेमेंट देना, ताकि वो रिटेन हो। रिटेन का मतलब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहे और मोटिवेट रहे काम करने के लिए। दैट इज डन, रेम्यूनरेशन, इतना ही एक्सप्लेनेशन दे। और बाद में आप इसको तोड़ मोड़ के अपने इंग्लिश में लिख सकते हैं कि फेयर रेम्यूनरेशन दिया तो वर्कर अच्छा काम करेगा, वर्कर ने अच्छा काम किया तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा। यह फेंकने वाली बात है। लेकिन इतना समझ में आया? मैं आपको क्विक रिवीजन के माध्यम से क्या बता रहा हूं बेटा, कि आपको समझना जरूरी है। सिर्फ हेडर करे क्या सर, क्या लिखेगा अंदर, एटलीस्ट ये तो भी ध्यान में रख, इसके अकॉर्डिंग फेंकेगा तो भी मार्क्स मिलेंगे। ओन वर्ड में चलता है बेटा, ठीक है। स्कैलर्शन, स्कैलर्शन क्या है बताओ जरा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। क्लियर हायरार्की फॉर कम्युनिकेशन, यूज गैंग प्लैंक फॉर इमरजेंसी। देखो बेटा क्या है, ये आपको टेक्स्ट बुक में इसका चार्ट बताता हूं, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। और सब लोग इस पे क्योंकि ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए मैं इसके पीछे जा रहा हूं, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन आपके सामने आपका कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बता ही देता हूं अभी। ठीक है, ये रहा अपना स्कैलरशिप। इतना बड़ा पॉइंट लिखा है हमारे बुक में, ये देखो। ये देखो कुछ पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूं, उतना टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना, कि एग्री डिसएग्री और छोटे छोटे सवाल यहाँ पे आ सकते हैं करके। चलो फटाफट से ध्यान दीजिए। यहां पे ना बेटा, आपको बस जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं ना, वो अंडरलाइन कीजिए। यहां पे ना, ये देखो, टाइम कंज्यूमिंग। कभी ऑब्जेक्टिव में आया ना, तो तुम्हें ये समझेगा कि भाई स्केलर चेंज जब लिख रहे हो ना, तो आपको लिखना है ये जो है ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर डी व्यक्ति को ए से बात करना है ना, तो वो पहले सी को बताएगा, फिर सी बी को बताएगा, फिर ए तक बात पहुंचेगी। सपोज डी को अगर जी से बात करनी ना, जी से, स्केलर चेन में क्या होता है, एक हायरार्की, एक सिस्टम है, तो समझ ले पहले। मत लिखना इस पॉइंट को, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समझ तो ले, कहीं ऑब्जेक्टिव में आया तो काम में आ जाएगा। क्योंकि इसका और एक चीज तुझे क्या समझना है, मैं वो भी बताता हूं। यहाँ पे इतनी बड़ी चीज लिखी, बच्चा छोड़ ही देता है इसको। गैंग प्लैंक किधर है, ये देख बेटा, ये गैंग प्लैंक। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, जहां पे टाइम सेव होता है। मैं बता रहा हूं कि क्या चीज है, पहले समझ ले। स्केलर चेन का विषय है कि अगर ए डी को जी से बात करनी है, तो उसे बहुत बड़े स्ट्रक्चर से जाना पड़ता है। वो सी को बताएगा, फिर बी, फिर ए, फिर ए ई, फिर एफ, फिर जी। और जी बोलेगा, मतलब ए डी पूछ रहा है खाना खाया क्या, देखो ऐसा जा रहा वो, फिर ये बोलेगा खाया, फिर वो ऐसा कम्युनिकेशन आ रहा है। ये स्केलर चेन में क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या बोला, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। हमने कहा कि भाई तू ऐसे बात ही मत कर, तू एक काम कर, डायरेक्ट डायरेक्ट बात कर, डायरेक्ट डायरेक्ट कम्युनिकेट करो। इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को प्रॉपर परमिशन लेना पड़ता है अथॉरिटी से। इसे ही क्या कहते हैं बेटा, गैंग प्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। बस समझा कि नहीं, इतना बता देना, बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। कैलरशन दोस्तों अथॉरिटी है, एक हायरार्की है कि कौन कैसे जाएगा, लोअर टू बॉटम वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन बहुत बार बच्चों को ये समझता ही नहीं, और ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। पहले इतना समझा के यस तो नो बता। पानी की बोतल किधर चली गई? इतना बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे कोई घाई नहीं है, और आपका बस कंप्लीट करवा देना भाई ये चैप्टर। इतना शॉर्ट में लिखा तो मार्क मिलता है क्या बेटा, पूरा लिख ले, लर्न कर ले। मतलब भाई साहब, ये इतना पॉइंट मेरे को बता, तू कैसे लर्न करेगा? और मार्क्स मिलता है मतलब, बस सोचो कि तुम एग्जाम में बैठे हो, तुम्हें आना चाहिए ना राजा। बड़े के चक्कर में तुम जीरो लिख रहे हो, इस चक्कर में तुम पूरा लिखोगे और मार्क्स मिलते हैं। बोर्ड वाले ये चाहते कि तुम कुछ तो सही लिखो, कुछ भी फेंको ऐसा मत। तो मेरे को पता था कि जब ओसीएम में आओगा तो बच्चों के यही डाउट आएंगे चार्ट में, कि सर इतना छोटा का भी लिखे तो क्या होगा। लिख तो सही भाई। और टेक्स्ट बुक लेके बैठना। मैं तो बोल रहा हूँ कि इससे तुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। और वर्स सिनारियो ऐसे भी लिखा, वर्स क्या लिखे तो मार्क्स मिलेंगे। तू हैंडराइटिंग में लिख के देख, तेरे को यहाँ पे पढ़ते वक्त छोटा दिख रहा है, लिखना, फिर समझेगा कि कितने पॉइंट बन रहा है।
ओके सर। अब स्केलर चेन में डरने का नहीं, इसके ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारे डन हो जाएंगे बेटा, ठीक है एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। चलो यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ऐसा नहीं कि सही वक्त पे सही ऑर्डर करो बेटा, ऑर्डर का मतलब होता है राइट रिसोर्सेस इन राइट प्लेस एट राइट टाइम। सही चीज सही जगह पे सही वक्त पे होनी चाहिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर। बस इतना लिखो, फिर टेक्स्ट बुक में पढ़ो आपको क्या है। इससे क्या होगा? टाइम सेव होगा, एनर्जी सेव होगी, हर पॉइंट के बाद आप ऐसे लिख सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, अल्टीमेट लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगा, बस ऐसे लिखो। और एक पॉइंट ऐड कर दो आप, ठीक है? लेकिन मेन पॉइंट तो ये है ना, तू यही नहीं लिखेगा ऑर्डर में, तेरे को ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखो 14 प्रिंसिपल में ऑर्डर मतलब क्या? तो इसका मतलब हर राइट रिसोर्सेस एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, सही चीज सही वक्त पे सही जगह अवेलेबल होना, दिस इज नॉन एज क्या? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू इंश्योर हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है बेटा? कि तुझे शांति रखना है, झगड़े नहीं होना देना, तो इसलिए हर किसी को इक्वल इज्जत दो, फेयर ट्रीटमेंट करो। सिंपल पॉइंट है बॉस, तू हेडर पर 14 प्रिंसिपल में बस इतना समझना है कि मुझे समझा, इक्विटी पहले नहीं समझ में आ रहा था, इक्वली ट्रीट करना, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना, फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज टू इंश्योर हार्मनी। हार्मनी मतलब पीस, शांति। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अब बताओ तो क्या होता है? ये 14 प्रिंसिपल का वन ऑफ द प्रिंसिपल है। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। जॉब सिक्योरिटी, टू रिड्यूस द टर्नओवर एंड बूस्ट मॉरल। अब बहुत बच्चों को ये लैंग्वेज ही नहीं आएगा, ये टेक्स्ट बुक का ही लैंग्वेज है। देखो, टेन्योर का मतलब अगर किसी को हमने परमानेंट कर दिया एम्प्लॉय को, तो उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। उसको उसको पता है कि अब जिंदगी में यही ऑर्गेनाइजेशन अपना माई बाप है, इधर अच्छे से काम करो, वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ तो मैं भी बड़ा होगा। तो जॉब सिक्योरिटी, टाइम पीरियड अगर फिक्स किया ना, तो टर्नओवर मतलब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरी जगह जाना, ये रेशो कम हो जाता है। एम्प्लॉय का टर्नओवर मतलब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के लोग नहीं जाते, और उनका मॉरल बूस्ट होता है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। कभी मैच द पेयर्स में आ गया तो ध्यान रखना, ओसीएम इजी है, लेकिन इतना भी नहीं कि बिना समझे जाओगे या एक दिन में पढ़ोगे। तुम लोग बहुत होशियार हो बेटा कि अभी एटलीस्ट लाइव में जुड़े तो हो। तुम मेहनती बच्चों जो कर तो रहे हो, बाद में देख रहे हो, देख तो रहे हो। आधी जनता तो ऐसे भरोसे पे कि 10वीं में किया था कर लेंगे। अरे भाई, अलग गेम है पूरा। नहीं समझ में आ रहा है, बाद में समझेगा, देर हो जाएगी। अब भी सही वक्त है, कर लो, एक महीना है। या कोई बाद में देख रहा है तो अच्छे से देख ले भाई, पीडीएफ ऐप में है। ठीक है चलो, स्टेबिलिटी समझा, इसका मतलब वर्कर को प्रॉपर परमानेंट जैसा उसका जॉब सिक्योरिटी देना, जिससे टर्नओवर रिड्यूस होगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाएगा, और मॉरल बूस्ट होगा, अच्छे से काम करेगा। और अल्टीमेटली कैसे एंड करना है, इस प्रिंसिपल का फायदा क्या है? कि वो अच्छे से काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा। डन। फिर इनिशिएटिव, encourage employee to innovate and take ownership of task। ये मैंने रेगुलर में बहुत अलग अलग एग्जांपल दिए, लेकिन अभी उतना वक्त नहीं है। इसका मतलब शॉर्ट में बताऊं तो, जो इंसान इनिशिएटिव ले रहा है उसे इंकरेज करो, उसको मोटिवेट करो, उसको वाह वाह करो उसकी, और वही आपको आगे लेके जाएगा। तो इनकरेज एम्प्लॉइज टू इनोवेट एंड टेक ओनरशिप, कि भाई आप संभालो, आप नए नए आइडियाज लाओ, हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, है ना? तो दिस इज नोन एज क्या बेटा? इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, स्पिरिट डी कॉर्प। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आया था। स्पिरिट डी कॉर्प मतलब टीम वर्क, याद रखना, एंड यूनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ, लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प, इसका मतलब होता है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस लेके आना है, तो आपको टीम वर्क पे काम करना पड़ेगा, यूनिटी के साथ चलना पड़ेगा। दिस, लेकिन बहुत बारी ऑब्जेक्टिव में आता है स्पिरिट डी कॉर्प, क्या है भाई? टीम वर्क। डन, खत्म। तो भाई और बहनों, 14 प्रिंसिपल। सर कितना याद रखे मेरे को बताओ? आपको मैंने अभी अभी क्वेश्चन दिखाया था, क्या क्वेश्चन दिखाया था बॉस? कि आप लोगों को मैंने बताया था, ये जो सवाल है 5 मार्क्स का सवाल है। क्या सवाल था? एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। चलो मुझे आप एक काम करो, उन्होंने 5 प्रिंसिपल बोले हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो 7 प्रिंसिपल, टाइप करो, 14 भी नहीं लिखने, 7 तो बताओ, और उसका आप एक्सप्लेनेशन दे पाओ ओन वर्ड में। रटने का नहीं, रटने की वजह से तो ट्रेस आ रहा है, भूल रहे अपन। डन, हेनरी फ्योल डन, क्विकली रिवाइज हो गया। अब एफडब्ल्यू टेलर भी कर लेंगे, वो खत्म। और उसके बाद फिर वो लास्ट वाला आएगा, 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, 39 40 मिनट्स हुए। चलो, सबसे पहला क्या है बॉस? हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? डिवीजन ऑफ वर्क आ जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क में अभी एक्सप्लेनेशन आएगा क्या? इंप्लॉय को उनके
बोलते हैं ना एक्सपर्ट, उसके बाद उनकी क्वालिटी जो भी उनका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग काम दो, और इसका फायदा आप मॉड्यूल का एक बार पढ़िए ऑन लैंग्वेज में, लेकिन ये लिखना है, ठीक है। अथॉरिटी एंड व्हाट बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैंड बाय हैंड चलेगा। अथॉरिटी है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएगा, बहुत पॉइंट है, लेकिन मुझे जो लगता है एक रेम्यूनरेशन वाला इजी पॉइंट है। रेम्यूनरेशन मतलब क्या बेटा, सैलरी। जितना रेम्यूनरेशन अच्छा उतना इंप्लॉय मन लगा के काम करेगा, है ना, ये वाला एक पॉइंट है। उसके बाद आप देखो इजी पॉइंट में, रेम्यूनरेशन के बाद वो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी अच्छा है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, जॉब सिक्योरिटी वाला पॉइंट था। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, कोई भी लिखो, ऐसे जरूरी नहीं आपको वही चीज लिखना है करके। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन लेकिन नहीं एक्सप्लेन आ रहा है तो आप, अरे 14 है, 14 में से स्केलर चेन सर, एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा उगड़ है, इजी है, मतलब जिसको लग रहा है वो लिखो भाई, वो बाद में लिखना, लेकिन और भी सिंपल पॉइंट है। जैसे सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन में लिखना कि बैलेंस करना सीखो, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन, आप अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन चलना है करके, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर में क्या था, राइट रिसोर्सेज एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, ये कीवर्ड, और बाद में लिखना ऐसे रहा तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा, इजी पॉइंट, लेकिन आपको मार्क्स देंगे और उसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा भी नहीं है, और आपको इंस्टीट्यूट आपका बोर्ड मार्क्स देगा ही देगा, ठीक है। फिर आपको सर चाहिए तो यूनिटी ऑफ कमांड लिख दीजिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लिख दीजिए, 8-9 पॉइंट तो आपको बिना मेमोरी टेक्निक के भी याद आ जाएगी बॉस। क्यों डर रहे हो, 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल चैप्टर नहीं हुआ, हो गया अभी, नेचर करा दिया, 14 प्रिंसिपल बता दिए, और आपको अल्टीमेटली वो क्या होता है ना, एक एहसास होना चाहिए, एक ऐसे ना फीलिंग आना चाहिए कि सर मुझे आ तो रहा है। टेक्स्ट बुक में जब आप बड़ी बड़ी लैंग्वेज पढ़ रहे हो आपका दिमाग घूम रहा है, ना घर का ना घाट का, बाद में आंखें बंद करो कुछ समझ में आ रहा, इतना भी करोगे बेटा बहुत सही बात है ना, इक्विटी वगैरह, इनिशिएटिव, स्पिरिट डी कॉप, अब सब लिखना है, सब लिख लेना बॉस। चलो, यहाँ पे डन होता है मेरा ये वाला पार्ट। अब मैं आगे बढ़ूंगा, और इसी के साथ मैं आपको एक कहना चाहूंगा बेटा, तुम्हारी बैच बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बट आपको ना थोड़ा लेट आप जग रहे हो, यही मुझे दिक्कत है ना, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फेब्रुआरी बहुत फास्ट जाने वाला है, और आपको लास्ट के 8 दिन इंग्लिश पढ़ना है, तो आपके पास बस ये 20 दिन है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ये 15-20 दिन है जिसमें आप 4 सब्जेक्ट डील कर सकते हो, अकाउंट, इको, ओसीएस पे। उसके बाद क्या, पढ़िए, ढूक लो। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, फेडरिक एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल, इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। टेलर साइंटिफिक अप्रोच रिप्लेस द रूल ऑफ थंब, मतलब जो ये कई को क्रिटिसाइज किया हुआ है इसने, इसको क्रिटिसाइज किया हुआ है सर, ये रूल ऑफ थंब को, कि ऐसा किया तो ऐसा का, वो बोले ऐसा नहीं, अब हम बोलते हैं, सुनो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कितने पॉइंट है, पहले वो समझ लो। आधी जनता को कितने पॉइंट है वही नहीं पता। टोटल 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है बेटा, 6। नसीब अगर थोड़ा बुरा रहा, मतलब पेपर थोड़ा मॉडरेट निकाला, डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या निकाला, मॉडरेट, तो आपको एफ डब्ल्यू टेलर के 14 प्रिंसिपल नहीं पूछेंगे, अब आपको पता है कि इजी है, वो बोलेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल बताओ, और जैसे उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल पूछा, हमारे तो लग जाएंगे। तो 200 लाइक सर, जस्टिफाई क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे, बेटा मैं जस्टिफाई पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, पिछले साल वाला रिकॉर्डेड, तो वहां पे तुझे आइडिया आ जाएगी, ठीक है ना, तो जस्टिफाई वाला वीडियो देखिए, आपका काम बन जाएगा। और आधी जनता तो यहाँ पे इसलिए आई है, बस कमेंट करके निकल जाते हैं, जो फर्स्ट से एंड तक जो बच्चा रुका है ना, उसको बार बार नहीं देखना बेटा, 1 घंटे में एक चैप्टर डन, और इसके बाद इकोनॉमिक्स में आज चैप्टर नंबर 3B है, तो वो तो जरूर जुड़ना, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल जो मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूं बेटा, आपने पढ़ा ही रहेगा, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब वो ये कह रहे कि हम रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करेंगे, हम जो भी बात करेंगे वो साइंटिफिक करेंगे। एक्सप्लेनेशन का क्रक्स क्या है, रिप्लेस ट्रायल एंड एरर मेथड, आपको ये लैंग्वेज तो लिखना ही है बेटा, आप कितना भी टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो, लेकिन जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये कीवर्ड है, ये आना ही चाहिए, इसे अंडरलाइन करो कि साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब क्या बोलता है कि आप ट्रायल एरर मत खेलते बैठो, विथ साइंटिफिकली एनालाइज वर्क प्रोसीजर, आप जो भी काम करना है रिप्लेस कर दो इसे, किसको सर, ट्रायल एंड एरर मेथड को रिप्लेस कर दो साइंटिफिकली एनालाइज वर्क प्रोसीजर, जो सिस्टमैटिक तरीके से बना है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उस मेथड को यूज करो, ट्रायल एरर मेथड को यूज मत करो। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल पहला, बोलो क्या है, बोलो क्या है, ने अपने मुंह से बोलो क्या है, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड, हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, कुछ जनता तो ऐसे लग रहा है सर हाँ पढ़ा था अभी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, नहीं सब याद आएगा, तू ध्यान दे बेटा। हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड क्या है,
प्रमोट कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। अब ये दो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया ना बेटा, तेरे लैंग्वेज में, साइंटिफिक प्रिंसिपल के लैंग्वेज में ये दो बार बार आएगा। मैनेजमेंट मतलब क्या, एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये कीवर्ड है, ये आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अगर इन लोगों में कोऑर्डिनेशन है, इन लोगों में प्रॉपर कम्युनिकेशन है, तो तुम्हारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े, वो कम हो जाएंगे। ये दूसरा साइंटिफिक प्रिंसिपल है। बस डन, समझा? हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, झगड़ा नहीं करना है, लेकिन अंदर क्या लिखे कि आप कोऑर्डिनेशन रखो, किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, जिससे तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। डन। ओके। तीसरा पॉइंट, मेंटल रिवोल्यूशन। अब एक जमाने में इस पे 5 मार्क्स का सवाल आता था, अब नहीं आएगा, लेकिन मेंटल रिवोल्यूशन में लिखना क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन फॉर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। अब यहां पे आप जब टेक्स्ट बुक देखोगे, वहां पे वापस ये आया हुआ है कि मैनेजमेंट ने, मतलब एम्प्लॉयर ने, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय ने किसकी रिस्पेक्ट करनी है, मैनेजमेंट की। तो दोनों ने एक दूसरे को इज्जत देना है। दिस इज नोन एज मेंटल रिवोल्यूशन। ऐसा नहीं समझना है कि मेरी वजह से काम चल रहा है, इसकी वजह से, तो इंटरनल जो रिस्पेक्ट होता है ना, उसकी बात चल रही है। समझ में आ रहा है बॉस? एवरीबॉडी डन। तो 3 पॉइंट हो गए तुम्हारे साइंटिफिक मैनेजमेंट। मुझे 3 पॉइंट बताओ, क्वेश्चन और आंसर दोनों रिपीट करने हैं। चलो बता दीजिए, क्या क्वेश्चन है भाई? कलर ट्रेडिंग कौन करता है? झंडू बाम, वही कर, क्योंकि पढ़ के तो तेरा कुछ नहीं होगा, तू कलर ट्रेडिंग कर ले। क्या याद, कौन सा याद है क्या? कमेंट में मत जाओ, मेरे को कुछ दिख दाजे, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दो भाई, वो पढ़ लो। ये सब मोह माया की दुनिया है ना? ऐसी जगह ऐसे ऐसे कलर बदलेंगे ना बेटा बाद में। चलो ये 3 पॉइंट पढ़ो मेरे दोस्तों। मेरे को एकदम क्लियर चाहिए बॉस, मेरा साइंटिफिक प्रिंसिपल वाला जो आंसर लर्न नहीं हो रहा था, ये 3 हेडर, और हेडर ही नहीं, मुझे अंदर का पॉइंट भी थोड़ा समझ में आ रहा है ना? साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब, इसमें क्या है कि रिप्लेस कर दो ट्रायल एंड एरर मेथड को, साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड्स है। दूसरा, हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, जिसमें कोऑर्डिनेशन है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, जिससे उन लोगों के बीच में झगड़े नहीं हो गए, कंफ्लिक्ट नहीं हो गए, तो हार्मनी आ गया। तीसरा पॉइंट है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन मतलब ये रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉय के लिए, और एम्प्लॉय किसके लिए दोस्त, मैनेजमेंट की। ठीक है, तो ये दोनों की ही बात चल रही है। तो 3 पॉइंट हो गए ना, मतलब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बाकी तुम डील करो। अब और ये आज के बाद जो बच्चा स्टार्ट टू एंड देख रहा है, उसको चैप्टर 1 का टेंशन डन, खत्म, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आ रहा है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब क्या सर? एनकरेज टीम वर्क एंड वैल्यू एम्प्लॉय सजेशंस इन डिसीजन मेकिंग। वो कह रहे कि भाई आप टीम वर्क को ध्यान दो, ये तो हेनरी फ्योल में भी पढ़ा था हमने, कि इंडिविजुअल को मत ध्यान दो और कलेक्टिव काम करो। तो वही चीज है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इंकरेज करो टीम वर्क को, और बोला है कि इंप्लॉय को वैल्यू दो, बोले उनके सजेशंस को, और डिसीजन मेकिंग में उनको भी पार्टिसिपेट कराओ। समझा बेटा? उन्हें भी पार्टिसिपेट करो, खत्म, दैट इज द कोऑपरेशन। पांचवा पॉइंट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर जब आप ये पढ़ते हो ना, तो आपको हेनरी फ्योल जी याद आते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल से डरो मत ना, ये देखो, ये भी तो हेनरी फ्योल जैसा ही है, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये भी वही है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेपरेट प्लानिंग बाय मैनेजर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बाय एम्प्लॉय। मतलब हर किसी के लिए आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दो, एक दूसरे पे कारण मत देना। अगर पता है, वो हेनरी फ्योल जैसा ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है इसका। तो मैनेजमेंट एम्प्लॉय पे नहीं डालेगा और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे नहीं डालेगा कि किसकी वजह से नहीं हुआ। प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए। लास्ट में, डेवलपमेंट फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, मतलब प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इंप्रूव एम्प्लॉय का स्किल। तो ये एम्प्लॉयर को कहा गया है कि अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन अवेलेबल करा के दो, कोई डेवलपमेंट कोर्स कराओ, उनमें टेक्निक स्किल को डेवलप करो, ताकि आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा हो। प्रोस्पेरिटी की बात की है, जिसमें एम्प्लॉय भी खुश होगा, एम्प्लॉयर का भी भला होगा, सबका भला होगा। दैट इज डेवलपमेंट फॉर ग्रेटर इफिशियंसी। और ये हेनरी सॉरी एफ डब्ल्यू टेलर के 6 साइंटिफिक प्रिंसिपल है। कुछ बच्चों को ऐसे था कि सर इतना लिखा तो कितने मार्क्स मिलेंगे, ये अमूल का सर आपको बोल रहा है बेटा, आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, दुनियादारी छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो, टेक्स्ट बुक के पीछे, अभी टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स है, बट थोड़े शॉर्ट में। तो आइडिया आएगा ना बाद में, तुमसे होता है ना, पहली मेरी बात सुन लो, बाद में तुमको लगता है हमको वापस डिटेल में करना है, कर लो। लेकिन कुछ छूटेगा तो नहीं, एटलीस्ट इतना तो लिखते आएगा। बाद में टाइम है तो पूरा कर लेना भाई, लेकिन इससे भी मार्क्स मिलेंगे। क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल डन? डन। 191 लाइक्स आ गए हैं।
इसमें से 5-6 पॉइंट लिखे चलेगा क्या सर? चलेगा बेटा, है ना? 5-6 ही तो पॉइंट है इसमें, 6 और साइंटिफिक प्रिंसिपल आया तो डरो मत करके, ठीक है? नाउ भाइयों और बहनों, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं कहना चाहूँगा, मेरी आवाज़ आ रही है ना सब तक? हाँ। आपको मैं कहना चाहूँगा कि अब टेक्निक्स हम जाने वाले हैं, टेक्निक को आप अपने टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि वो पॉइंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जब पेपर बहुत डिफिकल्ट बनेगा, तो वाला सवाल आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर हमने उड़ती-उड़ती खबरें सुनी है, पेपर डिफिकल्ट आने वाला है। तो अगर मैं पेपर सेटर होता और मुझे पेपर डिफिकल्ट निकालना है, तो मैं क्या करता? मुझे पता है कि पूरे महाराष्ट्र में बच्चे 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला चैप्टर 1 से नेचर, दूसरा हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स और तीसरा एफडब्ल्यू टेलर। ओके। पेपर डिफिकल्ट कब होता है? जब चेकर को पता है कि बच्चे 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, इनकी बजानी है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? ये वाले जो पीछे दिख रहा है तुमको। जैसे क्वेश्चन आया, बच्चे बोल्ड, खत्म। अब तो लग गई ना घर के ना घाट के। ये और एसी से साथ कौन सा करना है बेटा, मैं आपको सब बताऊंगा। आप पहले 12वीं पे फोकस करो, मैं आपको हूँ सारे गाइडेंस दूंगा। झंडुआ अभी वहां पे, भाई 12वीं नहीं हुआ तो सीए कैसे करेगा? एसी सीए कैसे करेगा? यहाँ पे अच्छा स्कोर कर ले, क्या कमेंट कर रहा है तू? चलो, तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी ध्यान से पढ़ो, ठीक है? मैं आपको सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो, क्या बोला है सर? टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इतना प्रॉपर दिया है ना बेटा, तू टेक्स्ट बुक निकाल के बैठ और ये पढ़, तेरा काम हो जाएगा, बन जाएगा करके। क्या कहा है कि टेक्निक में सबसे पहला आता है वर्क स्टडी, ठीक है? वर्क स्टडी में तेरे 4 पार्ट होते हैं, 4 डिवीजन होते हैं। समझ में आ रहा है? सब लोग यहां पे ध्यान दो। वर्क स्टडी में तुम्हारे टोटल 4 पार्ट होते हैं। टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी। अब ये वाले जो शब्द है ना राजा, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और जब ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं ना, जनता को पता ही नहीं कि ये चैप्टर 1 से आया हुआ है। अब मैं बताता हूं क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या पढ़ रहे हैं राजा? क्वेश्चन देख, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक नेचर सिग्निफिकेंस अलग था, अपन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। और टेक्निक में पहला पॉइंट क्या है तू देख, टाइम स्टडी, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड टाइम टू कंप्लीट टास्क फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड। हम एक स्टैंडर्ड बताएंगे, हम देखेंगे क्या उतने पर्टिकुलर टाइम में हमारा टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं। दिस इज टाइम स्टडी, कितने वक्त में हमने वो काम कंप्लीट किया। एक स्टैंडर्ड मतलब मुझे लगा था 10 घंटे में होगा, लेकिन एक्चुअल 12 घंटे उस काम करने को लग गए, तो मैं यहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेथड स्टडी, आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड फॉर क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मैं, मेरा काम करने का एक ए तरीका है और एक बी तरीका है, मैं दोनों में से देखूंगा कि कौन सा तरीका सही है। आइडेंटिफाई बेस्ट मेथड, अगर आपको ऐसे आ गया ना आइडेंटिफाई बेस्ट मेथड, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 1 वर्ड के लिए आएगा, और ये करने के बाद आप देखना आपके सारे ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से निकल जाएंगे। आइडेंटिफाई बेस्ट मेथड, तो उससे कौन सा स्टडी कहा जाएगा? मेथड स्टडी। मोशन स्टडी, व्हाट इज मोशन स्टडी? ऑप्टिमाइज मूवमेंट टू एलिमिनेट इनएफिशिएंसी। देखो बेटा, ये क्या कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि जब वर्कर काम करता है ना, तो अननेसेसरी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मतलब आप समझो ना, मैं जब ऑफलाइन में एग्जांपल दिया, जब मैं रेगुलर भी मैंने पढ़ा है, जो पेड बैच के बच्चे उनके पास वो लेक्चर है ही, तो जब मैंने क्या सिखाया कि मैं अगर मैं राइट हैंड से काम करता हूं, ठीक है, और मेरे कोई प्रोडक्ट ऐसा रखा हुआ है, तो मैं इधर से उठा रहा हूं, फिर उधर लिख रहा हूं, इधर से उठा रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, उससे आते बेटा है कि मेरे मेरे काम करने का पोजीशन चेंज कर दो, मूवमेंट ऑफ बॉडी, जिससे मेरा 1 सेकेंड भी बचा तो भी बहुत टाइम बच जाएगा। तो ये फिजिकल मूवमेंट हो। देखो, ऑप्टिमाइज मूवमेंट टू एलिमिनेट इनएफिशिएंसी, एलिमिनेट मतलब हटा देना। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको मोशन स्टडी बोलते हैं। ढोक लो, ये याद रखो अगर 1 वर्ड में आया तो। कभी पढ़ा था क्या टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? पढ़ा था क्या कभी? है ना, पढ़ा था। तो क्या बोल रहा हूं मैं, 4 स्टडी आएंगे उसमें। वर्क स्टडी में 4 बातें आएंगे। टाइम स्टडी, रिकॉर्ड करेंगे टाइम को। मेथड स्टडी, कौन सा मेथड इफेक्टिव है ये देखेंगे, ओन वर्ड में लिख पाएगा ना बेटा अभी। मोशन स्टडी, तुझे क्या लिखना है इसमें कि जो ऑप्टिमाइज है, इलिमिनेट करो जो अननेसेसरी मूवमेंट है ना, तो इससे आपका इनएफिशिएंसी कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगा। और लास्ट है फैटिक स्टडी। ये फैटिक बहुत बार तुमने ना ऑब्जेक्टिव में देखा है। फैटिक स्टडी का मतलब क्या है? रिड्यूस वर्क स्ट्रेस फॉर ऑपरेशनल इफिशिएंसी। हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि एम्प्लॉय को ना ब्रेक देना, उन्हें थोड़ा एंटरटेनमेंट देना, आप सिर्फ काम मत करवाना। दिस इज फैटिक स्टडी। उन्हें बहुत ज्यादा फैटिक मतलब ना वो बोर हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, वो बोलेंगे अभी काम ही नहीं करना है,
तो ये सब हटाने के लिए अपन बोलेंगे इसको फैटिग स्टडी बोलते हैं। तुम बोलोगे सर ये दिखाओ ना, ये सच में टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे क्या? हमको तो बहुत ऐसे नया नया लग रहा कुछ तो। भाई और बहनों, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये देखो स्क्रीन पे आया है ना, आप देख सकते हो। फैटिग स्टडी देखो, इतना बड़ा पॉइंट है। क्या लिखा है अंदर? वही है, जनरली वर्क आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, हेवी वर्किंग टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेट। उसको क्या बोलते हैं? फैटिग। फैटिग मतलब क्या? बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता बंदा, तो एज एन एडवर्स इफेक्ट हेल्थ और उसके काम पे, एफिशिएंसी पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। टू स्टडी फैटिग स्टडी स्टेप टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फैटिग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। पूरा एक्चुअल आंसर तो यही था, एक्चुअल आंसर यही था। हमने क्या किया है देखो, रिड्यूस द वर्क स्ट्रेस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो हमने मेन चीज वो लिखी हुई है। बाकी तो एक बार पढ़ेगा तो ध्यान में आएगा। समझ रहा है? जम रहा है? हाँ। अभी अगर तुझे आया बेटा क्या, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो वर्क स्टडी में तू लिखेगा क्या बेटा? बोलते ना मतलब टी से एक वर्ड है टाइम स्टडी, एम से मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी है और फैटिक स्टडी है, ये इतना लिख देना ईएमएफ करके। ओके, नाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल, ये मैं बता देता हूं टेक्निक में स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यूनिफॉर्म टूल्स टू इंप्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस वेस्ट। कोई भी बड़े बड़े होटल्स में आप जाओगे तो आप देखते हो कि उनके खाने में टेस्ट कभी नहीं बदलता, तो वो स्टैंडर्ड टूल्स को यूज करते हैं कि इतना ही नमक, इतना ही मिर्ची, है ना, वगैरह। तो आप यूनिफॉर्म टूल्स यूज कीजिए जिससे आपका क्वालिटी इंप्रूव होगा और वेस्टेज कम होगा। बस ये 3 वर्ड को आपके आंसर में लिखना जब आप लिखोगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल टेक्निक में। तीसरा पॉइंट में बता रहा हूं, तीसरा पॉइंट साइंटिफिक टास्क सेटिंग, सेट फेयर टास्क स्टैंडर्ड फॉर वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन। साइंटिफिक मतलब क्या? तुम लोग एक दिन में 1 घंटे में एक चैप्टर कर रहे हो, तुम बोलोगे ना एक दिन पहले सब कर लूंगा, नहीं होगा बेटा, ये पॉसिबल ही नहीं है पहली बार अगर रीड कर रहा है तो। ठीक है, इसके लिए जो मल्टीपल रिविजन चाहिए, एटलीस्ट मैं बता रहा हूं या कोई आपको सिखा रहा है तो वो ध्यान दो। ठीक है, तो ये समझेगा सेट फेयर स्टैंडर्ड। एक फेयर मतलब क्या? ऐसे मत बोलना एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ूंगा, हाँ एक हो सकता है, इसको फेयर स्टैंडर्ड बोलते हैं। फेयर स्टैंडर्ड सेट करो, आपका काम प्रॉपर तरीके से खत्म करने को, साइंटिफिक टास्क। फिर है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिलेक्ट एंड ट्रेन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर जॉब रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने यूपीएससी एमपीएससी में देखा रहेगा कि साइंटिफिक तरीका है, वो पहले एग्जाम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं? ट्रेनिंग देते हैं, सीधा बंदूक नहीं दे देते। आपने सुना रहेगा कि उनका ना ट्रेनिंग पीरियड रहता है 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, मसूरी वगैरह। ठीक है, नासिक में भी एक है। तो दिस इज द मेथड, ये साइंटिफिक टेक्निक है क्या कि आप साइंटिफिक सिलेक्शन, एक प्रॉपर मेथड रखो, इंप्लॉय को साइंटिफिक तरीके से सिलेक्ट करो, उसे ट्रेन करो उसके जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइड प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन टास्क अमंग द स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर। अब देखो इस पे ना मैं टेक्स्ट बुक में लेके जाऊंगा स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर में। बस लास्ट पॉइंट है बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये वाला पॉइंट है देखो, फंक्शनल टास्क में इतना बड़ा पॉइंट दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक, इतना बड़ा पॉइंट दिया हुआ है। प्लानिंग लेवल पे कुछ सुपरवाइजर रहेंगे, इंप्लीमेंटेशन पे कुछ रहेंगे। सर इतना लर्न करे क्या? बच्चों को ये देख के टेंशन आ रहा है, दूसरा कुछ नहीं। बच्चे बहुत होशियार है, बोलते हैं सर हमको पहला चैप्टर नहीं हो रहा, चौथा तो कितना बड़ा चैप्टर है, उसका कैसे करें? अब ये बोल रहा हूं कि मैंने जो चार्ट दिया है इतना ही पढ़ना है आपको, इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ मत करो। टेक्निक्स में आपको मार्क्स मिलेंगे, बेटर है कुछ ना करने से कुछ करो, और जो करा रहो कुछ नहीं, वो बहुत कुछ है। ये लिखोगे तो भी मार्क्स बनेगी, क्योंकि आपके आजू बाजू वाले लिखने भी नहीं वाले। समझ में आ रहा है? ओके, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो कल तक ये चार्ट आ जाएगा ऐप में। ठीक है, ओके नाउ आओ यहाँ पे। आईएमपी, आईएमपी मतलब रटने का नहीं, सिर्फ समझ ले बेटा। इंप्लीमेंटेशन लेवल पे 4 बॉस है, गैंग बॉस करके आएगा, इसका काम होता है कि एक्चुअल काम हुआ कि नहीं वो देखना, वर्क डन और नॉट, ऑब्जेक्टिव के लिए काम में आएगा, बाकी किधर भी इसका यूज नहीं है। फिर स्पीड बॉस आएगा, स्पीड बॉस कभी वो ऑड वर्ड फाइंड आउट करने के लिए आता है, इसलिए बता। स्पीड बॉस का काम है इंश्योर करना कि कंप्लीट टाइम, स्पेसिफिक टाइम में आपका काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। देखिए, गैंग बॉस का काम है चेक चेक करना कि वर्क डन है कि नहीं। स्पीड बॉस का काम है स्पेसिफिक टाइम में हुआ कि नहीं। रिपेयर बॉस का काम है कि सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस देखे, रिपेयर करे, मेंटेनेंस वर्ड याद रखो। और इंस्पेक्टर का काम है इंश्योर वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। तो कभी कभी वन वर्ड के लिए आ जाता है। वो कौन सा व्यक्ति है जो ये देखता है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से आपका काम हुआ है कि नहीं, इंश्योर करना, उसे बोलते हैं इंस्पेक्टर।
रिपेयर बॉस मेंटेनेंस, स्पीड बॉस स्पेसिफिक टाइम और गैंग बॉस का काम है वर्क डन। तो ये चारों वर्ड किसके बेटा, इंप्लीमेंटेशन लेवल। और प्लानिंग लेवल पे क्या है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिन। ये कीवर्ड याद रखो बस, ये नहीं पढ़ाता मैं तो भी कुछ नहीं चाहता, लेकिन एटलीस्ट अब पढ़ा रहा हूं तो ये याद रखना राजा कि आप लोगों को शॉर्ट में तो भी अगर कुछ आए तो लिखते आए, ऐसा ना हो कि सीधा ब्लैंक हो। लास्ट पॉइंट दोस्तों, डिफरेंशिएट पीस रेट वेज प्लान। इसका मतलब है हायर वेजेस, एकदम सिंपल है, इतना लिखा तो भी चलेगा, उधर 3-4 लाइन दी लेकिन इसका मतलब यही बनता है। हायर वेजेस फॉर एक्सीडिंग स्टैंडर्ड, लोअर फॉर अंडर परफॉर्मेंस। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने कहा कि 8 घंटे का टाइम आवर्स है, जो एम्प्लॉय 10 घंटे काम करेगा एक्सीडिंग स्टैंडर्ड, जितना दिया है उससे ज्यादा काम करेगा, उसे पगार कैसे मिलेगा, हायर। जो ज्यादा काम करेगा उससे ज्यादा पगार मिलेगा। और जो अंडर परफॉर्म करेगा, 6 घंटा काम करेगा, उसको पेनल्टी लगाओ। पेनल्टी मतलब उसको पगार कम दो। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट पीस रेट वेज प्लान। इतना एक्सप्लेनेशन लिख बेटा तो भी काम बन जाएगा। सर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, क्या करें। बेटा मन नहीं लग रहा है ना, तो 2 मिनट आंखें बंद कर और सोच कि इसके अलावा जिंदगी में है क्या। आज खुद के लिए पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, कल 8 घंटा 10 घंटा गुलामी करना पड़ेगा अगर मम्मी पापा का अच्छा बिजनेस नहीं है तो। और है तो भी जल्दी डुबा देगा क्योंकि वो भी मन नहीं लगेगा। मन को लगाना पड़ेगा। किसकी पढ़ाई में इच्छा हुई है, मेरी भी नहीं होती थी बॉस। तो पढ़ाई क्या इंटरटेनमेंट है क्या, इच्छा होगी। अभी झक मार के करना पड़ेगा, 1 महीना रह गया है। 11 महीने इच्छा नहीं हुई तब चला। अब तो कुंभ का टाइम है बॉस। लोग उधर पाप धो रहे, तुम इधर पाप धो। मैं तो इतना ही कहूंगा। मन नहीं लग रहा है क्या, है ना। मन लगाना पड़ेगा बेटा। मन थोड़ी ये मोहब्बत थोड़ी जो हो जाएगी। इधर तो तेरे को मन लगाना पड़ेगा राजा, 1 महीना है। नहीं तो बाद में क्या क्या लगेगी ना, समझेगा भी नहीं। पढ़ ले। ये समझा क्या, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। तो मैं कहना ये चाहता हूं, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो क्वेश्चन तुम शायद छोड़ रहे थे, इसमें टोटल ना 6 टेक्निक दिया है। कितना टेक्निक दिया है बेटा, 6। 6 टेक्निक में अपन क्या करेंगे कि देखेंगे। सबसे पहले अभी याद, ज्यादा दिमाग को ट्रेसिंग देने का। ये जब ऐप पे आ जाएगा ना, मतलब डेमो लेक्चर्स की सीरीज में आएगा ये, मतलब उधर वो टैब में आएगा, देखो जरा। वर्क स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन टूल, साइंटिफिक टास्क, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, उसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंशिएट पीस रेट प्लान। अब रेगुलर लेक्चर में बहुत टाइम था तो मैंने वो लर्निंग कराया, मेमोरी टेक्निक दी। यहाँ पे तुझे सिर्फ एकदम ना क्या बोलते हैं, क्विकली मैं बता रहा हूं, तो कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारा एटलीस्ट वो गो थ्रू हो जाए। ठीक है, तो ये वाला डन हो गया। तो अभी देखो अपना चैप्टर खत्म, यही है। डन डन डन। साइंटिफिक अप्रोच, रिवोल्यूशनरी मैनेजमेंट, इंफोसिस, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने बोले बहुत अच्छा काम कर दिया है, खत्म। तो अब तेरा चार्ट देख कितना सही हो गया राजा। मेन यहां से आईएमपी क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो एफडब्ल्यू टेलर के 14 प्रिंसिपल किए, उस सॉरी हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल किए, एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल किए, ये 6 वाले। फिर साइंटिफिक अप्रोच देखा। यहां से चांसेस है कि 4-5 मार्क्स 6 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। फिर नेचर कर लिया। और अभी एक ही क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस, वो तुम नॉर्मल पढ़ सकते हो। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस बेटा। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो डरना मत, बोले इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है करके। लास्ट हो जाएगा, तो 1 घंटा हो गया बोलते बोलते। मेरे को आधा घंटा लगा था लेकिन बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भी डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो वैसे तो मेरे लिए 15 मिनट का ही काम था। बट उम्मीद है कि इसमें भी ये करने के बाद आपको और ज्यादा तकलीफ ना हो, है ना, और आपको कॉन्फिडेंस सच में बढ़ जाए यार। ये मेरे मैं चाहता हूँ, बाकी आप क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करती चीजें। चलो ये एक बार देख लेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, बीके के लिए कुछ करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। बीके के लिए ऑलरेडी स्ट्रैटेजी दिया है, मैं वापस आऊंगा। जैसे आपका ओसी और एसपी का दे दिया है, मैं इको का भी 1 मंथ लाऊंगा और बीके का भी बताऊंगा। उधर में तेरे को सिर्फ उसी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत ले, हो जाता है, टेंशन लेने का नहीं, बहुत इजी पेपर आते बोर्ड के बीके का तो। हाँ बेटा तुम सब बेस्ट हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट है, फिर अपने को इको के लिए आना है, फिर मेरे को ब्रेक मिलेगा और फिर मैं इको के लिए भी आऊंगा। और आज फ्री भी है तो वो देखेंगे। चलो एवरीबॉडी फोकस फोकस फोकस, क्वेश्चन पे फोकस कर भाई। चैट बॉक्स में हटो क्योंकि चैट में इतने भारी भारी लोग हैं अपने पास, तुम्हारा ध्यान मेरे से कम और चैट में ज्यादा रहेगा और बाद में लगेगा अच्छा 1 घंटा हो गया। तो प्लीज पे अटेंशन, चैट से दूर रहो। तो अभी पूरा फोकस यहाँ पे। पहला आपका सिग्निफिकेंस है सर, इनसाइड गाइडेंस।
पहला, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस सर, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, अभी देखा ना हेनरी फ्योल, एफडब्ल्यू टेलर, क्या इंपॉर्टेंस है? तो हेल्प मैनेजर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड रिड्यूस रिसोर्स वेस्टेज, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा, मैनेजमेंट को सिचुएशन समझने में फायदा होगा और वो प्रॉपर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज इनसाइड गाइडेंस, ठीक है, इनसाइटफुल गाइडेंस, मतलब प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ये पहला फायदा। दूसरा, efficient resource use, optimize physical and human resources, improve productivity and discipline, कि आपको अपने पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको कैसे ऑप्टिमम यूज करना है, बेस्ट से बेस्ट यूज कैसे करो, ये सिखाता है हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो दूसरा फायदा है एफिशिएंट रिसोर्स का यूज करना। देखो अगर सवाल आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस नेचर की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजन, हाँ ये सबसे बड़ा फायदा है। क्या? प्रमोट सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग ओवर ट्रायल एंड एरर मेथड। बोले हम लोग ट्रायल एरर नहीं खेलेंगे, ऐसा करो फिर देखो क्या होगा, नहीं नहीं, हम साइंटिफिक डिसीजन लेंगे बॉस। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, क्या? साइंटिफिक डिसीजन, ये प्रमोट करता है साइंटिफिक थिंकिंग को, साइंटिफिक एनालिसिस को, रेदर देन ट्रायल एंड एरर, बस ये लैंग्वेज है। चौथा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकरेज एथिकल प्रैक्टिस, क्वालिटी प्रोडक्ट, फेयर कंपटीशन एंड हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। देखो ये वर्ड बेटा आपके टेक्स्ट बुक के ही है, सिर्फ शॉर्ट में दिया है, इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही लिखना है कि कंपटीशन फेयर करो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो साइंटिफिक तरीका यूज करके, लेकिन ये इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रमोशन, अडेप्ट टू चेंज, फॉस्टर इनोवेशन एंड इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ थ्रू रिसर्च। देखो बेटा, आज आप घर पे बैठो, जहां पे भी बैठो, मुझे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब पे देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारे पुरखों ने या जो भी एक्सपर्ट थे उन्होंने थिंकिंग, नई नई चीजें सोची, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, चेंज को अडेप्ट किया। तो ये हेल्प करता है, ये फायदा है, सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, कि जो बदलाव आए उसे हम अडेप्ट कर पाए, अडेप्ट चेंजेस, फोस्टर इनोवेशन, आप नई नई टेक्निक लाओ, है ना। यहाँ पे आपको एक क्लिक किया तो ये ऐड दिख रहा, इधर किया तो ऐप का कुछ डेमो दिख रहा, इधर बोला तो अपने ये फाउंडेशन में आए हुए रैंकर्स दिख रहे हैं। ये क्या है? ये टेक्निक कैसे आया सर, और लाइव में कर रहा हूं, बाद में थोड़ी ना एडिट किया। दिस इज इनोवेशन। ये क्या हेल्प करता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड करता है, हमें बताता है, मोटिवेट करता है, तुम ऐसा करो ऐसा करो, और इससे हेल्प होता है। और ये सब ये चीज है R&D, कोऑर्डिनेशनल एंड कंट्रोल, इंश्योर स्मूथ इंटरनल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। और ये एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंस है, जैसे हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल में देखा कि कोऑर्डिनेशन हो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय में, ताकि झगड़े नहीं होने चाहिए। एंड लास्ट में ऑब्जेक्टिव अप्रोच सर, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, अब फाइंड करो कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, प्रॉब्लम को सॉल्व करो एंड मैनेजरियल कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाओ। और ये सारे फायदे हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से होते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हेनरी फ्योल, एफडब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल्स देखे रखे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमारा अपॉर्चुनिटी को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसकी वजह से? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, हम लोग मैनेजरियल कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट्स या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करके। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, मैं अब 5 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ठीक है? 5 क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, वो देखिए। पहला क्वेश्चन आपको आएगा, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके जवाब आपको पता है ना क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, R&D से बना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा है सिग्निफिकेंस, अभी किया, एक बार चार्ट से वापस पढ़ लेना। तीसरा है 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आता है कोई भी 5-6 लिखिए। चौथा है साइंटिफिक प्रिंसिपल, एफडब्ल्यू टेलर के 6 ही प्रिंसिपल है, और बहुत ईजी है, मैंने अभी करा दिया, उतना दिख ले बेटा तो भी काम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टेक्निक्स, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वर्क स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन टूल वगैरह, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, वो वाला 5 एक पॉइंट के तो भी हो जाएगा। इतना सा चैप्टर है, ये डन हुआ तो कितने मार्क्स डन हो गए? 10 मार्क्स। सर IMP के पीछे पढ़ रहे हो, मैंने बोला ना चैप्टर 1478 जिंदाबाद, ये कर लोगे 74 मार्क्स डन हो जाएंगे तुम्हारे। कोई भी पेपर देख लो, अब तक मेरे प्रीवियस वीडियो देखे ही रहेंगे। चलो, समझा सबको? यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? दोस्तों, आप CA फाउंडेशन वगैरह का टेंशन लो मत, बहुत ही जल्द उसकी भी
मैं आपको सारा कोर्स बताऊँगा, सीएमए फाउंडेशन बताऊँगा, सीएसडब्ल्यूटी बताऊँगा। अब आप फिलहाल 12th पे फ़ोकस कीजिए, बहुत ही जल्द उस पे भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये ईज़ी चीज़ है, आपको तरीका पता होना चाहिए, बाकी चीज़ आप डील कर ही लेते हो। ठीक है? तो यहाँ पे अपना चैप्टर 1 डन हुआ, उम्मीद है आपको समझा रहेगा, यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, ब्रेक है और मिलेंगे इको के लिए, पूरे तैयारी से आना, करके 3 बी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो पूरा डन हो जाएगा आपका। चलो बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।